दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वह प्री परीक्षा हो या फिर मेंस की परीक्षा हो। दोनों ही परीक्षाओं में यह समान रूप से महत्व रखता है और यह विशेष मूल अधिकार है। मूल अधिकार यह ऐसा मूल अधिकार है जब इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी देश में यदि आपातकाल लगा हो तब भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है इसके विषय में जानना और समझना। दोस्तों, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब हमारी जान, यानी कि देश के सभी नागरिकों को, और यह अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह देश के मतलब विदेशी नागरिकों को भी यह प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा करने की अधिकार प्राप्त है और यह किसके द्वारा किया जाता है? यह गवर्नमेंट, जो सरकार है, उसके द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा करने का अधिकार है। अगर उसके प्राण से संबंधित यानी उसके जान पे कोई खतरा आता है तो वह उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसी के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि सभी नागरिकों को, जिनको भी लगता है कि उनकी जान को खतरा है, तो उनको असलहे का लाइसेंस दिया जाता है। यानी कि उसको बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है आत्मरक्षा के लिए। और आत्मरक्षा यानी अपने प्राण की रक्षा के लिए अगर कोई किसी की जान ले लेता है और यह साबित कर देता है कि अगर मैं उसको नहीं मारा होता तो वो मेरी जान ले लेता, तो यह क्या है? इसको सजा नहीं होगी, इसको दोषी नहीं माना जाएगा। तो यह प्राण की रक्षा का अधिकार किसको है? सभी नागरिकों को और गैर नागरिकों को प्राप्त है। दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब देह की स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता से आप क्या समझ रहे हैं? दैहिक स्वतंत्रता मतलब हमारा ये शरीर है, इसको, यह हमारा देह एक स्वतंत्र, एक अलग बॉडी है, तो इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि, कोई भी व्यक्ति इसको क्षति नहीं पहुंचा सकता किसी भी प्रकार से। जैसे हमारी मारपीट नहीं कर सकता या फिर हमारे बिना चाहे कोई हमको छू भी नहीं सकता है, छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। ठीक। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक, हमारे शरीर को हमारे बिना इच्छा के कोई छू नहीं सकता, ऐसा अधिकार क्या है? अनुच्छेद ऐसी व्यवस्था करता है। ऐसा मौलिक अधिकार सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा और देह की स्वतंत्रता, देह की रक्षा करने का अधिकार है। अब इसको समझने के लिए, ये जब संविधान हमारा लागू हुआ उसके ठीक बाद गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में ये मामला आ गया। 1950 में ही गोपालन बनाम मद्रास मामला आया और जिसमें बताया गया कि केवल मनमानी प्रक्रिया के आधार पर नहीं, जैसे गवर्नमेंट जो है केवल मनमानी प्रक्रिया के आधार पर जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही
ही हमसे छीना जा सकता है या फिर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध या रोका जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित यानी जो कानून में जो प्रावधान हमारे किए गए हैं उस प्रक्रिया के तहत ही ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और यह ऐसा संभव है केवल तभी जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की अगर घोषणा पूरे देश में की गई हो तब जाके इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है कि जो विधि में यानी हमारे संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसके अलावा किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से गवर्नमेंट जो है मनमाने ढंग से हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को हनन नहीं कर सकती, उस पर रोक नहीं लगा सकती, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। केवल एक ऐसी स्थिति है जब राष्ट्रीय आपात लगा हो देश में, ऐसी ही स्थिति में ही गवर्नमेंट को, सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त है उस पर रोक या प्रतिबंध लगा सकती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही, न कि मनमाने ढंग से कि जब इच्छा हुआ तो आपने रोक लगा दिया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पे, ऐसा संभव नहीं है। केवल स्थिति का वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से कि केवल आपातकाल जब देश में लगेगा उसी समय आप इस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो हम जानेंगे गोपालन बनाम भारत मामला क्या था। गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें क्या कहा गया कि केवल मनमानी प्रक्रिया के उपलब्ध, केवल मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध यह अधिकार उपलब्ध है। यानी कि केवल मनमाने ढंग से उचित प्रक्रिया का पालन न करते हुए हमारे अगर इस अधिकार पर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 21 के तहत अगर हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है हमारे शोषण के लिए, शोषण यानी कि हम जानते हैं कि भाई यह दलीय प्रक्रिया है, हमारे लोकतंत्र है, तो कोई भी सरकार जो है केवल मनमाने ढंग से भी कुछ सरकारें होती हैं जो लोगों को तंग करने के लिए ऐसा काम करती हैं। तो गोपालन मामले में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार मनमाने ढंग से लोगों को प्रताड़ित करने के लिए या फिर उसके पक्ष में वो न हो, केवल इसलिए उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से दूसरा इसमें बताया गया कि केवल संसदीय, यह कानून जो है संसदीय एवं विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है। यानी कि अगर सरकार चाहे तो संवैधानिक संशोधन करके इसके लागू करने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वह क्या होगा, हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा, ऐसा संसद को अधिकार प्राप्त है। संसद चाहे तो इसको लागू करने के मानकों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि अभी जो स्थापित मानक है वह केवल यह है कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई रहेगी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाए होंगे, उसी समय केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को रोका जा सकता है। तो गोपालन मामले में ये दो चीजें स्पष्ट हो गई कि केवल मनमानी के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर विधानमंडल या संसद अगर इसके प्रक्रिया में, लागू करने की प्रक्रिया में इस संशोधन कर देती है तो उस संशोधन के विरुद्ध क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर नहीं कर सकते और न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि उसको लागू करने के मानकों में वह परिवर्तन कर सकती है। अब इसमें बताया गया, इसी मामले में, गोपालन मामले में बताया गया कि
यह जो अधिकार है, अब ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे तब इसमें इसके मानकों में परिवर्तित कर दे। तो सरकार ने, अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया कि यह प्राकृतिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस पर आधारित होना चाहिए। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो प्राकृतिक न्याय, जो नेचुरल जस्टिस है, उसको प्रभावित करता हो या फिर सरकार के मनमानेपन को बढ़ावा देता हो, और जब चाहे तब इन अधिकारों को रोका जा सकता है। इसलिए सरकार जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने या फिर इसके प्राण एवं दैहिक अधिकारों को रोकने के लिए जब भी कोई नियम या मानक बनाएगी तो वह क्या करेगी, प्राकृतिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के मानकों का ध्यान रखेगी कि इससे किसी व्यक्ति का शोषण न होता हो, ठीक, और मनमाने ढंग से इसको लागू नहीं कर सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए इसके मानकों का निर्धारण करते समय भी सरकार को, गवर्नमेंट को या संसद को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यह हमारे नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इससे संबंधित जो भी हम संशोधन करें उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन करें। अब गोपालन मामले में बताया गया कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहां लागू होती है, इंडिया में। और दूसरा क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि गोपालन मामले में बताया गया कि दो आधारों पर जो है मौलिक अधिकारों पर, ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21, इस पे दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो भारत में जो प्रक्रिया है वह क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि यानी हमारे संविधान में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हम क्या करेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब ये दूसरी चीज क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया, जो कि यूएसए यानी अमेरिका में लागू है। आप हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है या फिर अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिका में क्या प्रावधान है कि विधि की विधिवत प्रक्रिया, वहां क्या होता है, विधि की विधिवत प्रक्रिया के आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब दोनों में अंतर यह है कि यह नियम पूर्व निर्धारित हैं। विधि की विधिवत स्थापित प्रक्रिया में, यानी कि भारत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के मानक जो हैं संविधान में पहले से लिखे गए हैं, जो एकमात्र यही है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो उसी समय अनुच्छेद 21 को केवल बाधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब अमेरिका में क्या है कि विधि की विधिवत प्रक्रिया, यानी इसमें संसद को स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता कि जैसा वह उचित समझे, जैसा विधि की विधिवत माने जैसा उसको अच्छा लगे, विधिवत लगे। तो यहां क्या है, स्वतंत्रता है। यहां मानक पूर्व से निर्धारित नहीं है कि किन मानकों के आधार पर इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही दोनों अंतर है भारत के और अमेरिका के संविधान में और इन मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने में। तो मुझे विश्वास है कि आप विधि की विधिवत प्रक्रिया और विधि की स्थापित प्रक्रिया, स्थापित
और विधिवत प्रक्रिया में आप अंतर समझ गए होंगे। स्थापित मतलब पूर्व से जो निर्धारित है, और विधिवत मतलब कि आपकी स्वतंत्रता इसमें है, आप इसमें निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम या जो है राष्ट्रपति या फिर सरकार इस पे प्रतिबंध लगा सकती है, और यहां पहले से निर्धारित है कि कैसे लगा सकती है। यही दोनों में अंतर है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं इसके बाद आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, यह कब आया? 1978 में। अब यह मेनका गांधी जब मामला आया तो इसने क्या किया? यह जो गोपालन मामला था 1950 में, जो भी इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए थे, उन निर्णयों को लगभग पलट दिया और कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित और न्यायपूर्ण आधार पर इसको रोका जा सकता है। क्या कहा इसने? उचित एवं न्यायपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा या इसके आधार पर, न्यायपूर्ण आधार पर इसे रोका जा सकता है। और गोपालन मामले में क्या कहा था कि केवल स्थापित प्रक्रिया के आधार पर रोका जा सकता है। यहां क्या कह रहा है कि न्यायपूर्ण। अब इसने अमेरिका जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहां क्या किया? संसद को यानी राष्ट्रपति को और सरकार को थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि न्यायपूर्ण, अगर आपको लगता है कि ऐसा करना उचित है तो क्या किया? सरकार को यह अधिकार प्रदान किया कि न्यायपूर्ण अगर आपको लगता है तो आप क्या करेंगे? अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगा सकते हैं। तो दोनों में अंतर है। इसने जो कहा उसको सीधे इसने पलट दिया और बताया कि केवल विधिवत प्रक्रिया के आधार पर या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर ही इसको रोक नहीं लगाया जा सकता है। न्यायपूर्ण, अगर सरकार को लगता है कि ऐसा किया जाना देश हित में है और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो क्या करेगी सरकार? उचित निर्णय लेगी और इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देगी। इसी प्रकार इसने कहा मेनका गांधी मामले में कि संसदीय और विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। यानी कि संसद, अगर कोई संसद या विधानमंडल अगर ऐसा कोई कानून पारित कर दे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बाधित होती हो या फिर कम होती हो, यानी कि इसके महत्व और प्रभाव को कम करता हो, ऐसा कोई कानून सरकार बनाती है, तो यह क्या है? इस पर भी आप इस आधार पर भी क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्राप्त कर सकते हैं, याचिका दायर कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं कि देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हमको अधिकार जो संविधान द्वारा दिया गया है, संसद द्वारा जो नया कानून बनाया गया है वह इन अधिकारों को कम करता है या फिर उसका हनन करता है या फिर उस पर रोक लगाता है। इस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यह था मेनका गांधी मामला। इस प्रकार से अब हम समझेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किन किन अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है, क्या क्या स्वतंत्रता या क्या क्या मौलिक अधिकार मिले हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार इसमें सम्मिलित हैं? तो इसमें पहला सम्मिलित है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। मानवीय
प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, यानी कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है किसी भी वजह से, तो क्या करेंगे हम? यह हमारे मौलिक अधिकारों का, यानी अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को रोकता है या फिर हनन करता है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के आधार पर हमारी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, ठीक है? प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा जो है उस पर अनावश्यक लांछन नहीं लगा सकता है, कोई हमको बिना आधार के आरोपित नहीं कर सकता है, यानी कि हमारी प्रतिष्ठा में कमी नहीं ला सकता है। तो इस अधिकार को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब हम देखेंगे दूसरा जो इसमें अधिकार सम्मिलित है, दूसरा वह क्या है? स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित जल। स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार। देश के नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल का अधिकार है, क्योंकि यह अगर पर्यावरण दूषित होता है या फिर जल दूषित होता है या प्रदूषण के कारण भी हमारे प्राण पे आ सकता है, कोई बीमारियां फैल सकती हैं, या फिर इस गंदे पर्यावरण के साथ या क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो सकता है? हमारे प्राण को आघात पहुंच सकता है या फिर प्राण के ऊपर संकट आ सकता है। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार क्या है? यह भी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार इसको माना गया है। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट नियम बनाती है, या फिर जो देखे होंगे आप कि जब भी कहीं कहीं फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, कहीं उद्योग बसाए जाते हैं, तो वहां के आसपास के लोग जो हैं वो इसका विरोध करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो निकलने वाला कचरा है या फिर जो धुआं है या फिर उस जो फैक्ट्री से निकलने वाला मल, जो गंदा पानी है, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ हैं, वह आसपास के पर्यावरण को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, जिससे लोगों के बीच में तरह तरह की बीमारियां या फिर रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ जल के साथ जीने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। तीसरा है जीवन रक्षा का अधिकार। जीवन रक्षा का अधिकार, यानी कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन को संकट में डालता है या फिर आपको मारने की कोशिश करता है, तो आपको यह अधिकार प्राप्त है कि आप उससे संघर्ष करें, और अगर ऐसे संघर्ष में दूसरा व्यक्ति अगर मारा जाता है तो आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं होगा। शर्त यह है कि आपको यह साबित करना होगा कि उसने जो भी किया उससे मेरे जीवन को संकट था, अगर मैं उसको नहीं मारता तो वह क्या करता? मेरे जीवन को समाप्त कर देता, यानी उसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। इसी के तहत आपको असलहे या हथियारों के लाइसेंस जारी किए जाते हैं।
कि अगर कोई आपके जान को खतरा पहुंचाता है, आपके ऊपर जानलेवा हमला करता है, तो आप उन हथियारों का प्रयोग करके अपनी संपत्ति और अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। तो जीवन रक्षा का अधिकार भी क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अब हम बात करेंगे चौथे अधिकार की, जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, इस पे यूपीएससी में प्रश्न भी आ चुका है और कई बार यूपी पीसीएस में भी कई बार मुख्य परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है कि निजता का अधिकार जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित है। अगर सम्मिलित है तो इसकी व्याख्या करिए। तो निजता का अधिकार क्या है? कोई व्यक्ति सभी का एक निजी जीवन है और उस निजी जीवन में कोई भी व्यक्ति जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसको अपना स्वतंत्र रूप से जीने और निजी जीवन माने स्वतंत्र जीने और अकेले जीने, चाहे जैसी भी उसकी इच्छा हो उस हिसाब से जीने की उसको अधिकार है। उसका निजी जीवन है, उसका निजी शरीर है, वह अपने शरीर के साथ या फिर अपने घर द्वार में जो भी करने के लिए है वह स्वतंत्र है, वह निजी जीवन है उसका, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कई बार आप लड़ते हुए लोगों को सुने हो कि मैं तो अपने दरवाजे पे हूं, तुमसे क्या मतलब है। यानी कि वहां तक उसकी निजता है, उसका निजी मकान है, उसका निजी घर है, उस घर के अंदर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इससे किसी और को मतलब नहीं है। उसके अंदर उसको निजता का अधिकार प्राप्त है। यह निजता का अधिकार तभी तक प्राप्त है जब तक आप दूसरे की निजता में बाधक नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर, आपका घर है तो लगा के बड़ा बड़ा डीजे रात को 2 बजे शुरू कर दिए और लगे बजाने, यह निजता का अधिकार नहीं है। निजता आपकी वही तक है जहां तक दूसरे की निजता प्रभावित नहीं होती है। अब हम बात करेंगे 5वें अधिकार की। 5वां अधिकार है आश्रय का अधिकार। आश्रय, देश के प्रत्येक नागरिक को घर या आश्रय या आशियाना जो भी आप कह लें, वो उसका अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। इसी के अनुपालन में देखे होंगे कि सरकार द्वारा तरह तरह की आवासीय योजनाएं चलाई जाती हैं। आवासीय, जैसे इंदिरा आवास हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, मुख्यमंत्री आवास हो गया, जिसके तहत क्या किया जाता है, ऐसे व्यक्ति जो अपना गृह निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं उनको क्या किया जाता है, आर्थिक उनकी मदद की जाती है। यानी उसको पैसा दिया जाता है कि भैया तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो ये सरकार से पैसा लो और अपने आश्रय का निर्माण करो, क्योंकि हर व्यक्ति को आश्रय का अधिकार है। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है जो अपना स्वयं का घर बना सकें, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने तरह तरह की योजनाएं बना रखी हैं, तरह तरह की योजनाएं चला रखी हैं। वह उनको क्या करती है, आर्थिक मदद करती है और बड़े शहरों में सस्ते दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराती है। सस्ते दरों पर दिल्ली, बंबई जैसे महानगरों में जो झुग्गी झोपड़ी वाले बस्तियां हैं, उन बस्तियों को, मनील बस्तियों को हटाने के लिए या फिर उनको विस्थापित करने के लिए, वहां से हटाने के लिए, विस्थापित करने के बदले में क्या करती है सरकार, जो है उनको फ्लैट का आवंटन करती है सस्ती दरों पर या फिर ईएमआई पर, कि आप इसको पैसा आप बाद में चुका दीजिएगा, अभी आपका ये आश्रय स्थल या फिर मकान जो है आपको अलॉट किया जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य, यानी कि प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार है। स्वस्थ रहने का अधिकार है और स्वस्थ रहने का अधिकार यानी कि वह
अपना शारीरिक जो भी उसका स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, यह उसका अधिकार है, इसका मूल अधिकार है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। अगर व्यक्ति कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे कि लोगों को, जिसके पास दवा के लिए अपने पैसे नहीं हैं, वह भी, जैसा कि आप जानते होंगे कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है। ठीक है, इससे भी बड़ी बात होती है कि मान लीजिए कि आयुष्मान कार्ड जो आजकल चल रहा है, आयुष्मान कार्ड, जिसपे आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग योजनाएं जो है लागू की जाती हैं। किसके लिए? स्वास्थ्य के अधिकार को जारी रखने के लिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो जिसको स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है, अगर वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में, अपना इलाज कराने में अगर वो सक्षम नहीं है तो सरकार उसकी मदद करती है। इसी प्रकार से इसमें एक और चीज है, जो एमपी एमएलए होते हैं, एमपी सॉरी सॉरी एमपी और एमएलए, इनको जो निधि मिलती है, निधि, सांसद निधि, विधायक निधि जो भी मिलती है, इसमें इनको अधिकार है, एमपी एमएलए को अधिकार है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो है वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो यह क्या करेंगे? अपने सांसद और विधायक निधि से उसको पैसे का सेंक्शन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आदमी जाता है और जहां भी उसका इलाज चल रहा होता है वहां से पहले एस्टीमेट बनवाता है। एस्टीमेट बनाएगा कि मेरे इलाज के खर्च पर मान लीजिए कि 5 लाख या फिर 10 लाख, जो भी है, 10 लाख जो भी खर्च आना है, वो खर्च का हॉस्पिटल एस्टीमेट बना कर देगा। और जो एमपी एमएलए है अपने लेटर हेड पे उसको सेंक्शन, उसको संलग्न करते हुए, उसको साथ में लगाकर जिलाधिकारी महोदय को सेंक्शन के लिए भेजेगा। और जब जिलाधिकारी महोदय उसको सेंक्शन कर देंगे तो एमपी के जो मिला हुआ है उसको सांसद निधि या विधायक निधि, उस विधायक निधि से सीधे पैसा क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा हॉस्पिटल को, जहां भी उसका इलाज हो रहा है, और इस प्रकार इसका मुफ्त इलाज हो जाएगा। अब 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सातवां जो है, 14 वर्ष से कम बच्चों, से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकार ने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, और सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि 14 साल से कम बच्चों को, जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। फीस, निःशुल्क उनको शिक्षा देने का और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि 19(1) संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 में ही, अनुच्छेद 21(a) या क जोड़कर अलग से शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, आगे हम इसका भी चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 21(a), लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है बच्चों की शिक्षा कि इसको एक अलग से अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है अनुच्छेद 21(a) के तहत।
9वां है अकेले कारावास में बंद होने का के विरुद्ध अधिकार। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अकेले एक वार्ड में, एक जेल में, एक सेल में बंदी बनाकर रखा नहीं जा सकता है। यह इसका अधिकार है किसी भी कैदी का और किसी भी व्यक्ति, यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। किसी को अकेले कारावास के अंदर बंद नहीं किया जा सकता है। इसको जब देखते हैं, इसको तन्हाई वार्ड कहते हैं। तन्हाई सेल या वार्ड कहते हैं, सेल या वार्ड, तन्हाई वार्ड। इसको तन्हा छोड़ दिया जाता है एक सेल में। और वहां क्या होता है, यह बहुत बड़ी सजा होती है कि अकेले व्यक्ति को किसी कमरे में अगर आप बंद कर दीजिएगा तो हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही। तो यह क्या है, मौलिक अधिकारों के हनन के, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसलिए आप किसी भी कैदी को अकेले एक वार्ड में नहीं रख सकते हैं, एक सेल में, एक जेल में नहीं रख सकते हैं। जेल मतलब जेल का एक कोठरी में एक व्यक्ति को अकेले नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा आप होता है तो क्या है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। त्वरित सुनवाई का अधिकार। 10वां जो अधिकार प्राप्त है वो है त्वरित सुनवाई। यदि किसी नागरिक का कोई केस चल रहा हो किसी कोर्ट में, तो त्वरित सुनवाई यानी तत्काल फैसले या जल्दी फैसले या त्वरित सुनवाई, जल्दी उसकी डेट लगाकर उसके फैसले को किया जाना चाहिए। ऐसा अधिकार क्या है, ऐसा अधिकार किसको प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीसी में लिखा हुआ है कि किसी को न्याय मिले चाहे नहीं मिले, बाकी किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। इसलिए क्या होता है, कोर्ट में बहुत देर लगती है और एक केस 33 बरिस 40 बरिस डेट पर डेट लगता रहता है और ऐसा होता रहता है। लेकिन किसी भी नागरिक को त्वरित सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। उसका जितना जल्दी हो सके उस पर सुनवाई होनी चाहिए, उस पर फैसला होना चाहिए। ऐसा जो है अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। ग्यारह जो क्या है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध या कोई भी अगर अपराधी है तो उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह हथकड़ी लगाने से मना कर सकता है, या फिर हथकड़ी लगाने के विरुद्ध वह आरोप लगा सकता है, या फिर आक्षेप कर सकता है कि मुझको हथकड़ी न लगाया जाए। लेकिन इसमें कई क्रिटिकल कंडीशंस हैं। अगर कोई अपराधी मतलब उस प्रकार का हो जो बहुत ही खतरनाक अपराधी हो, तो उसको हथकड़ी लगाया जाना न्यायोचित है। लेकिन हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी नागरिकों को क्या है, अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के तहत वह मना कर सकता है। और अगर पुलिस को या फिर न्याय को या कोर्ट को लगता है कि ऐसा किया जाना न्यायोचित है, तो वह कह सकता है कि भाई इसको बिना हथकड़ी लगाए ही ले जाओ भाई। 12 में लिखा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। यानी कि ऐसा पशुवत व्यवहार, अमानवीय मतलब पशुवत व्यवहार, यानी कि अत्यधिक मारपीट या फिर कोई ऐसा अप्राकृतिक कर्म जो आप किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, तो क्या है, यह मौलिक अधिकारों का उसके हनन है।
और ऐसा अगर उसके साथ अप्राकृतिक या अमानवीय व्यवहार उसके साथ होता है तो क्या होगा, वह उसके अधिकारों का हनन होगा और उसके खिलाफ क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय प्राप्त कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। तो अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी देश के नागरिकों को या फिर गैर नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। कोई उसके साथ अमानवीय अप्राकृतिक व्यवहार नहीं कर सकता है, पशुवत व्यवहार नहीं कर सकता है, पशु के समान व्यवहार नहीं कर सकता है। 13, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन उसके फांसी की डेट तय नहीं हो रही है कि किस दिन उसको फांसी दी जाएगी। अगर सजा मुकम्मल हो चुकी है, उसको फांसी की सजा दी जा चुकी है और फांसी लगाया जाना उसका अनिवार्य है, तो उसको देर नहीं करना चाहिए उसके साथ, क्योंकि यह जब उसके साथ आप देर करेंगे तो उतने देर के अंदर उसको क्या होगा, उसको मानवीय पीड़ा होगी, मानसिक पीड़ा होगी, और वह क्या होगा, एक मौत नहीं उसके बदले में कई मौतें मरेगा। इसलिए ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है कि जिसको अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है या फिर मौत की सजा सुनाई जाती है तो उसको तत्काल कार्रवाई में लाया जाए। 1-2 दिन के अंदर व्यवस्था लगाकर भैया उसको फांसी दो, उसको खत्म करो। जितना देर उसके फांसी में होगी उसके साथ क्या होगा, अमानवीयता का व्यवहार होगा, अमानवीयता अमानवीयता का व्यवहार होगा, जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। विदेश यात्रा का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम है और विदेश यात्रा करना चाहता है तो सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। वह देश विदेश कहीं भी यात्रा कर सकता है। विदेश यात्रा पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि उस पर कोई आरोप न सिद्ध हो या फिर आरोप न लगा हो, जब तक किसी कारण से युक्ति युक्त माने जो स्थापित प्रक्रिया है, जो संविधान में प्रक्रिया लिखी है, अगर उसके अनुसार अगर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सामान्य नागरिक को आप विदेश यात्रा करने से उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, उस पर रोक नहीं लगा सकते। यानी गवर्नमेंट इस पर रोक लगा नहीं सकती है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह किसी भी देश में जाकर घूम सकता है, फिर सकता है, काम कर सकता है, जैसी भी उसकी इच्छा हो। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। यानी कि किसी भी नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कोई भी व्यक्ति उसको बंधक बनाकर जबरदस्ती कोई काम उससे या मजदूरी नहीं करा सकता है। इसलिए बंधुआ मजदूरी को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, और इसके विरुद्ध नागरिक को अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है और सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय प्राप्त कर सकता है। इसलिए बंधुआ मजदूरी को क्या कर दिया है, प्रतिबंधित है। कोई भी किसी को बंधक बना के उससे काम नहीं कराया जा सकता है। वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह आपके यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा। यह पूरी तरह मजदूर जो भी है वह स्वतंत्र है, आप उसको बंधक बनाकर उससे काम नहीं करा सकते हैं। सोलह जो है हिरासत। शोषण के विरुद्ध अधिकार।
यह अधिकार बताता है कि हिरासत में अगर कोई व्यक्ति लिया गया है या फिर जेल के अंदर है या पुलिस कस्टडी में है तो उसका शोषण आप नहीं किया जा सकता है। शोषण यानी उसके साथ अत्यधिक मारपीट मारपीट नहीं किया जा सकता, उसको टार्चर नहीं किया जा सकता या फिर उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया जा सकता है। तो शोषण, हिरासत में शोषण के विरुद्ध की नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, उस व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आपके खिलाफ आरोप लगाए, आरोप और एफआईआर दर्ज कराए और आपके खिलाफ जाकर याचिका दायर करे सुप्रीम कोर्ट में। अगर ऐसा हुआ है तो आपको सजा मिलेगी। अब जो 17वां है वो क्या है? आपातकालीन, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। आपातकालीन मतलब कि तत्काल अगर किसी को चिकित्सा की आवश्यकता हो तो गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि वह उसको आपातकाल, तत्काल उसको इलाज उपलब्ध कराए। क्या कराए? तत्काल, आपातकाल यानी तत्काल उसको इलाज उपलब्ध कराए। ऐसा जो है अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार इसको माना गया है। सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार। यानी मजदूर की मतलब जो भी मरीज है उसकी जैसी जरूरत हो उस जरूरत के हिसाब से उसको सरकारी अस्पताल में क्या है, उसको इलाज मिलना चाहिए। 19 क्या है? राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार यानी कि कोई भी राज्य जो है किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने राज्य से बाहर या राज्य, जैसे जिला बदर करते हैं ना, जिला बदर, तुम इस जिले में प्रवेश नहीं करोगे, उस प्रकार कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है या फिर ऐसा कोई निर्णय सुना सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है उस नागरिक के। 20 है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार किसी विवादी प्रतिवादी को निष्पक्ष जो भी सुनवाई हो वह निष्पक्ष हो, ऐसा अधिकार क्या है? यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक यह भी अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। यानी कि अगर उसको लगता है कि मेरे खिलाफ जो है निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है और तो उसको प्रूफ कर सकता है, तो वह उसके खिलाफ उस न्यायालय और फिर न्यायाधीश के खिलाफ या फिर उस वकील के खिलाफ क्या है, जा सकता है कोर्ट में। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकता का अधिकार। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। आवश्यकताओं, ये सब आप लोग याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछा जाएगा तो आपको समझे में नहीं आएगा कि कहां से पूछा है, कैसे पूछा है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग याद रखिए और इसको ध्यान देते रहिए। बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको पढ़े रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है और किस अनुच्छेद के तहत इस अधिकार को दिया गया है। अनुच्छेद .22
महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार का अधिकार। महिलाओं के साथ आदरपूर्ण और समुचित सम्मानपूर्ण व्यवहार होने का अधिकार, यानी कि सभी महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि उनके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो एक बिंदु है, बिंदु 23, सार्वजनिक फांसी यानी के विरुद्ध अधिकार। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, यानी कि किसी भी कैदी को सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दिया जा सकता है, जो लोगों के सम्मुख, जैसे पहले होता था कि इसको चौराहे पर ले चलो, वहीं चौराहे पर फांसी दे दो, यानी कि लोगों के सामने फांसी देना और भी दंडनीय है। तो यह कैदी को अधिकार प्राप्त है कि उसको अकेले में फांसी दिया जाए, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक स्थल पे, किसी चौराहे चट्टी पर उसको आप फांसी नहीं दे सकते हैं। यह उस कैदी का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह भी अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर फांसी नहीं दिया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार इसी प्रकार है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। सत्ताईस है दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को दोषी बनाया गया है तो वह उसके खिलाफ क्या करेगा, न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। पारिवारिक पेंशन का पारिवारिक पेंशन का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार इसको प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार मतलब कि जब भी आपका जीवन बीमा पॉलिसी है, अगर आपने बीमा कराया है तो आप उसको कभी भी भजा सकते हैं, उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया गया है। अगर आपको जरूरत है तो आप उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। शयन का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को सोने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति आराम से सोने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को इतना नहीं जगाया जा सकता कि वो पागल हो जाए, इसलिए उसको सोने का अधिकार भी क्या है, उसका मौलिक अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अवसर का अधिकार, धारणीय विकास का, सस्टेनेबल धारणीय विकास का अधिकार। धारणीय विकास का मतलब कि ऐसा विकास जो आने वाले पीढ़ियों को भी इन संसाधनों से, ऐसा विकास जिसमें संसाधन समाप्त न हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह संसाधन उपलब्ध हो, इस प्रकार का विकास होना चाहिए। धारणीय विकास का अधिकार भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सभ्य अंत्येष्टि या दाह संस्कार का अधिकार। सभ्य अंत्येष्टि, कोई भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, सभ्य अंत्येष्टि तथा दाह संस्कार, सभ्य अंत्येष्टि, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई नहीं है, लावारिस है, फिर भी
उसको सभ्य अंत्येष्टि, यानी उसको जो उसके धर्म या फिर मजहब के अनुसार जो भी जरूरतें हैं, जिस प्रकार से उसकी अंत्येष्टि होती है या फिर जिस प्रकार से उसका दाह संस्कार होता है, उस पूरी क्रियाकलाप को, उस पूरे कर्म कांड को पूरा करते हुए उस व्यक्ति का दाह संस्कार होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो इसकी व्यवस्था कौन करेगी? इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार भी सम्मिलित है कि विधि पूर्वक अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, अपने पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, यह अधिकार भी क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत इसको भी मूल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अपने पसंद से कोई भी व्यक्ति स्वच्छंद है शादी करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या मजहब से बिलोंग करता हो। अपने पसंद से वो किसी से भी शादी कर सकता है या कानूनी रूप से वैध है। और अंतिम जो है 38, गरिमा से मरने का अधिकार, गरिमा से मरने का अधिकार। हो बेटा सटो, गरिमा से मरने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को सम्मानपूर्ण मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। यह नहीं है कि उसको मार मार के किसी प्रकार से काट कूट के मार दिए, इस प्रकार का। उसको गरिमा, सम्मानपूर्वक मृत्यु उसको मिलनी चाहिए या फिर होनी चाहिए, इस प्रकार का अधिकार है। और इसी के आधार पर आगे आप देखेंगे कि जो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर जो उसमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि गरिमा के साथ। इसीलिए उसको मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा तक पूछी जाती है कि तुम्हारी इच्छा क्या है भाई, बताओ। उसको कम से कम पूरा कर दिया जाए कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसलिए गरिमा से मरने का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के तहत। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोस्तों कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की मूल बातें जो है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती या फिर कोई बात आपको पूछनी हो या कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।